हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। ये है अपनी इतिहास की क्लास। जैसे आप लोगों की काफ़ी डिमांड को देख करके एक्चुअली मैंने बंद कर दी थी क्लास, बट आप लोगों की डिमांड को देख करके मैं फिर से इस क्लास को शुरू कर रहा हूँ। मैं खुद ही आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा और अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी मेरे साथ लगातार ये सीरीज़ जो भी अपनी चलती है ना, सारे के सारे सीरीज़ देखते रहिएगा। इतिहास की जहां तक बात है, आज के इस क्लास में हम अति लघुतरात्मक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और 15 मिनट में हम 35 प्रश्न देखने वाले हैं। अति लघुतरात्मक प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों देखो, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा। जो स्टूडेंट जितना ज्यादा अभ्यास करेगा वो स्टूडेंट उतने ही ज्यादा नंबर लाएगा। इसलिए मेहनती बनिए, परिश्रमी बनिए। और कहते हैं ना इंग्लिश में कि हार्ड वर्क ब्रिंग्स, मतलब आपके लिए सफलता लाता है। तो कठिन जो मेहनत होती है, परिश्रम होता है, वो आपको सफलता प्रदान करता है। तो देखो कि शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। एक एक करके सारे देखेंगे। अति लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे। दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया, यह कथन किस इतिहासकार का है? तो बच्चों आपने नाम सुना होगा, इतिहासकार चंद्रन देव सेनन। तो चंद्रन देव सेनन का ये कथन है। इन्होंने कहा था कि भाई गांधी जी जो महात्मा बनकर के भारत आए थे, तो ये भारत आने से पहले ही उन्होंने ये काम जो है वो दक्षिण अफ्रीका में कर दिया था। वहां पे इन्होंने सत्याग्रह किए थे, अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारा उन्होंने आंदोलन किए थे। और न केवल अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किए थे, बल्कि वहां पे उन्होंने सामाजिक कार्य भी किए थे। तो इसीलिए महात्मा बनने का उनका कार्य तो वहीं पर शुरू हो चुका था, बल्कि पूर्ण हो चुका था। और महात्मा बनकर के गांधी जी जो है वो भारत आए थे। तो ये कथन चंद्रन देव सेनन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अगला। दूसरा प्रश्न है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? बच्चों बिल्कुल इजी है ये तो भाई, मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के लिए सैल खड़ी पत्थर की क्या उपादेयता थी? सैल खड़ी पत्थर के बारे में आपने सुना होगा, बताना है आपको। तो देखो कि सैल खड़ी पत्थर जो है ना, ये एक मुलायम पत्थर हुआ करता था और इस पर आसानी से कार्य हो जाता था, इजीली काम कर सकते थे क्योंकि मुलायम था, ज्यादा कठोर नहीं था। सैल खड़ी के चूर्ण के लेप को सांचे में ढाल करके मनके तैयार किए जाते थे। और आपको याद होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने का जो केंद्र था वो था चन्नू दड़ो। तो मनके कहां बनते थे? अगर ये प्रश्न बनता है तो आपको याद रखना है कि चन्नू दड़ो में मनके बनाने का उद्योग था। और मनके किससे बनते थे? मनके सैल खड़ी पत्थर से बनते थे। सैल खड़ी पत्थर क्या था? सैल खड़ी पत्थर एक मुलायम पत्थर हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर किया था? तो भाई गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है ये इन्होंने अफ्रीका में किया था। और अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग करने के बाद गांधी जी पुनः जो है वो 1915 में भारत आते हैं। राइट, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आते हैं बच्चों। और यहां पर जब आते हैं तो यहां पे आने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी से कहा कि आप एक काम करिए, भारत की स्थिति को अगर समझना चाहते हैं तो आप 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करिए, पूरे भारत में घूमिए, हर परिस्थिति को जानिए। तो इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। और अगर प्रश्न बनता है कि भाई भारत में आने के बाद गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहां पे किया था, तो बच्चों सिविल डिसओबीडियंस गांधी जी ने सबसे पहले, आपको याद होगा कि चंपारण बिहार में, है ना, चंपारण बिहार में गांधी जी ने ये प्रयोग जो है वो 1916-17 में किया था और इन्हें सफलता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कब करी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जॉन मार्शल ने बच्चों 1924 में इस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है वो करी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किन्हीं 3 उग्र राष्ट्रवादी नेताओं के नाम लिखिए। बात करते हैं कांग्रेस पार्टी जो कि उस समय भारत की एक राजनीतिक पार्टी थी, एक ही पार्टी हुआ करती थी और सारे भारत के जो नेता थे वो इसी पार्टी के तहत
तहत देश को आजाद कराने का प्रयास कर रहे थे। इन्होंने जब देखा, कुछ राष्ट्रवादी जो नेता थे, जो उग्र राष्ट्रवादी नेता थे, इन्होंने देखा भाई अंग्रेज हमें केवल बातचीत से समाधान नहीं निकलेगा, वो हमें आजाद नहीं करेंगे, तो इन्होंने कुछ उग्र रास्ते अपनाए थे। और उग्र रास्ते अपनाने वाले जो कुछ नेता थे उसमें एक फेमस एक नाम था, वो था लाल बाल पाल। यानी 3 व्यक्ति थे, उसमें लाल मतलब लाला लाजपत राय पंजाब से थे, पाल मतलब विपिन चंद्र पाल, और बाल मतलब गंगाधर तिलक। तिलक का आपको याद होगा, इन्होंने महाराष्ट्र में जो है वो गणेश उत्सव मनाने की शुरुआत करे थे, है ना, केसरी और इनके अखबार भी थे। तो इस तरीके से लाल बाल पाल ये उग्र राष्ट्रवादी नेता के नाम से जाने जाते हैं, और इनके तीनों के नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्हीं 3 उदारवादी नेताओं के नाम लिखिए। अब उग्रवादी नेता तो हमने देख लिया, इन्हें गर्म दल के नेता भी कहते हैं उग्रवादियों को। एक नरम दल के नेता हुआ करते थे, और इन्हें नरम दल के या उदारवादी नेता के नाम से जाना जाता है। तो उसमें कौन कौन शामिल थे? तो इसमें शामिल थे बच्चों महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले और मोहम्मद अली जिन्ना। इन्हें उदारवादी नेताओं में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आज के स्विमिंग पूल हमें हड़प्पा सभ्यता की किस संरचना की याद दिलाते हैं? तो आज जो घरों में स्विमिंग पूल बनते हैं या फिर बड़े बड़े जहां पे स्विमिंग पूल होते हैं सिटियों में, तो वो जो ढांचे हैं वो हड़प्पा सभ्यता की, हमें जो वहां के विशाल स्नानागार हुआ करते थे, विशाल स्नानागार जो है वो हमें याद दिलाते हैं। तो हमें ये हड़प्पा सभ्यता के जो विशाल स्नानागार, जिसे ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन 2 पुरास्थलों का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि हड़प्पाई समाज द्वारा कृषि के लिए जल का संचय किया जाता था। तो हमें पढ़ा था जब हमने इस चैप्टर के प्रश्न किए थे बच्चों, और मैप भी जब हमने किया था इतिहास का, तो उसमें हमने देखा था कि गुजरात में एक तो बच्चों गुजरात का एक स्थान था धौलावीरा, जहां पे तालाब बनते थे और तालाबों से खेतों में सिंचाई होती थी। दूसरा हमने देखा अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान में वहां पे क्या होता था कि सोरतुघई नामक स्थान है जहां पे नहरें निकाल करके नहरों से सिंचाई की जाती थी। तो ये 2 सिंधु घाटी सभ्यता के ऐसे स्थल हैं जो हमें ये बताते हैं कि भाई वहां पे क्या होता था, जल संचय करके सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी। तो पहला अफगानिस्तान में सोरतुघई नहरों के द्वारा, और साथ ही साथ गुजरात में धौलावीरा जहां पे पानी तालाब बने हुए थे, तालाबों से पानी खेतों तक पहुंचाया जाता था और यहां पे खेती बाड़ी की जाती थी। अगला प्रश्न है, उन 2 पुरावस्तुओं का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए हड़प्पा संस्कृति में बैलों का प्रयोग किया जाता था। तो ऐसे प्रमाण कहां मिले हैं? तो एक तो क्या था कि जो मोहरें प्राप्त हुई है हड़प्पा सभ्यता की, सबसे विशिष्ट अगर चीजें माने तो वो मोहरें हैं हड़प्पा सभ्यता की। तो मोहरों पर रेखांकन किया गया है, बैलों के चित्र बने हुए हैं। इस बात से यह सिद्ध होता है कि बैलों को काफी महत्व दिया जाता था और बैलों का प्रयोग शायद खेत जोतने के लिए किया जाता था। दूसरा, वहां पे मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप प्राप्त हुए हैं, विशेष करके बनावली हरियाणा से। तो इस बात से भी यह सिद्ध होता है कि ये लोग खेत जोतने के लिए हल का प्रयोग करते थे। और तीसरा, अगर आपको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि जो कालीबंगा है यहां पर जूते हुए खेत के अवशेष भी मिले हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर के ये बताती हैं कि हल का प्रयोग किया जाता था, बैलों का प्रयोग किया जाता था, खेतों को जोता जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है अगला 11वां, रॉलेट एक्ट के किसी एक प्रावधान को बताइए। तो बच्चों, रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता है ना, इसे काला कानून कहते हैं। और काला कानून क्यों कहते हैं बच्चों? इसका कारण है कि इसमें एक प्रावधान था, नो अपील, नो वकील और नो दलील। राइट, नो अपील है ना, नो अपील, नो वकील, नो वकील और नो अपील, नो वकील और नो दलील। मतलब आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी और सरकार जिसको भी चाहे उसको जेल में डाल सकती है। तो क्या था, बिना कारण बताए किसी को भी जेल में बंद कर देने का प्रावधान था रॉलेट एक्ट में, इसलिए इसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों नेक्स्ट, जलियांवाला बाग कहां स्थित है? तो आपको याद होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जहां पर निहत्थे लोग, जो एक शांत सभा का आयोजन चल रहा था, वहां पे जनरल ओ डायर ने उन लोगों को चारों तरफ से घेर करके गोलियों की बौछार करवा दी थी, जिसमें हजारों निहत्थे लोग जो है वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो ये पंजाब के अमृतसर में स्थित है जलियांवाला बाग। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन आपको याद होगा, मुसलमानों का एक धार्मिक नेता हुआ करते थे तुर्की में,
उनको अंग्रेजों ने अपदस्थ कर दिया था। तो उनके समर्थन में जहां जगह जगह विश्व के विभिन्न देशों में आंदोलन चल रहे थे और यही खिलाफत आंदोलन जब भारत में चला तो गांधी जी ने यह सोचा कि भाई हम भी इनका समर्थन कर दें, मुस्लिम भाइयों का, तो इससे क्या होगा कि ये हमारा समर्थन करेंगे हमारे विभिन्न मुद्दों में। तो इसीलिए इसीलिए जो है ये आंदोलन चलाया था भारत में मोहम्मद अली और शौकत अली ने, और गांधी जी के कहने पर कांग्रेस पार्टी ने या फिर यूं कह सकते हैं बाकी सब लोगों ने भी इसको समर्थन दिया था। तो ये खिलाफत आंदोलन के दो नेता थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। नेक्स्ट प्रश्न है खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य मैंने अभी बताया, तुर्की में जो मुस्लिम धर्म के बड़े एक धार्मिक नेता हुआ करते थे, गुरु होते थे, इनको अपदस्थ कर दिया था और उन्हें पुनः उन्हें पदस्थापित करना था, खलीफा की पद की पुनर्स्थापना करनी थी, और इसीलिए यह खिलाफत आंदोलन जो है वो चला था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी द्वारा किस आंदोलन का समर्थन किया गया? तो अभी मैंने आपको बताया गांधी जी ने यह सोचा कि हम अगर खिलाफत आंदोलन का समर्थन करेंगे तो हमारे मुस्लिम भाई हमारा भी समर्थन करेंगे। तो इससे क्या होगा, एक भाईचारा बढ़ेगा, एक आपसी जो एक समझदारी है वो विकसित होगी, इसीलिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है चोरी चोरा कांड कब और कहां पे हुआ था? आपको याद होगा बच्चों 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक स्थान पर, जहां पे चोरी चोरा नामक स्थान था, वहां पे चूंकि उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था, भारत भर में पूरे देश में बहुत ही उफान पर था यह आंदोलन, और अचानक से ये जब घटना हो जाती है तो फिर गांधी जी उस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। वापस लेने का कारण क्या था? गांधी जी ने कहा था भाई ये असहयोग आंदोलन है, ये अहिंसात्मक होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि यहां पे उग्र भीड़ ने एक पुलिस थाने को घेर करके उसमें आग लगा दी थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी जो है वो जल गए थे उसमें। तो चूंकि ये हिंसात्मक आंदोलन हो गया, इसलिए गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया, और गांधी जी के इस कदम का बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया था। तो 5 फरवरी 1922 तारीख याद रखनी है, कई बार तारीख भी पूछ ली जाती है, विशेष करके रिक्त स्थान में या फिर लघुत्रात्मक प्रश्न में या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में। तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में चोरी चोरा नामक स्थान पर यह घटना घटित हुई थी। अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज्य को औपचारिक रूप से कब और कहां पे स्वीकार किया गया था? तो कांग्रेस पार्टी जो है वो इनका हर साल एक अधिवेशन हुआ करता था और प्रयासरत रहती थी कि भाई भारत को बच्चों क्लास डिस्टर्ब हो गई है, इसलिए अभी बंद करना पड़ेगा। नेक्स्ट में